गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे प्रोटोजोआ जनित रोग, हमने पूरा कर लिया। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोग था वो था मलेरिया। फिर अपन आज शुरू करेंगे हेलमिंथेस जनित रोग। अपने सिलेबस में मूल रूप से 4 हेलमिंथेस जनित रोग है। सबसे पहला हेलमिंथेस जनित रोग है वो है एस्केरियासिस, सेकेंड है एंटेरोबियासिस, थर्ड है गिनी वर्म डिजीज और लास्ट है टेनियसिस। तो शुरू करते हैं सबसे पहले एस्केरियासिस। इस रोग का जो रोग कारक है उसे सामान्य भाषा में गोल कृमि कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम है वो है एस्केरियासिस लुम्बिकार्डियस। एस्केरियासिस लुम्बिकार्डियस इसका क्या है, रोग कारक है। ये मूल रूप से इसके जो अंडे होते हैं ये मिट्टी के अंदर, ये जल के अंदर, ये पादपों की सतह के ऊपर चिपके हुए रहते हैं। ये रोग होता है, ये बच्चों में ज़्यादा होता है वयस्कों की अपेक्षा, क्योंकि बच्चे मिट्टी में खेलते हैं, खाने पीने की वस्तुओं को बिना हाथ धोए हुए काम में ले लेते हैं। ऐसा होने पर इसके अंडे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। शरीर के अंदर इससे जो प्रभावित अंग होता है, प्रभावित अंग वो है पाचन तंत्र। मुख्य रूप से पाचन तंत्र होता है। एडिशनल सहायक अंगों के रूप में फिर कभी कभी ये किडनी के अंदर, ये स्पाइनल कॉर्ड में, मेरुरज्जु में, मस्तिष्क में आ जाता है। लेकिन मूल जो अंग है वो कौन सा होता है, पाचन तंत्र। इसको सबसे ज्यादा ये प्रभावित करता है। गौर करने की बात क्या है कि पाचन तंत्र में इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है। बच्चे मिट्टी में खेलते हैं तो उनके अंडे नाखूनों में रहते हैं, हाथों में चिपके हुए रहते हैं और खाने पीने की वस्तुओं के साथ में शरीर में चले गए और वहां जाकर आहार नाल में प्रवेश कर यह वृद्धि करता है और फिर चूसकांगों की सहायता से यह पचित भोजन को क्या करता है, अवशोषित करता रहता है। तो इस प्रकार ये आहार नाल को प्रभावित करता है। कभी कभी यह आहार नाल की उपकला सतह को तोड़कर रक्त के भीतर प्रवेश कर जाता है और रक्त के भीतर प्रवेश करके यह परिसंचरण तंत्र में चला जाता है। वहां जाकर यह मुख्य अंग जैसे मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, किडनी है, इनके अंदर प्रवेश कर जाता है और इनको पहुंचकर इन अंगों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। कभी कभी यह रक्त के साथ में फेफड़ों में पहुंच जाता है और फेफड़ों के अंदर ब्लीडिंग, रक्त का प्रवाहन फेफड़े से बाहर, फेफड़े की जो रक्तवाहिनियां होती है उनको तोड़ देता है और तोड़ने पर फेफड़े के चारों ओर शरीर के भीतर रक्त प्रवाह चालू हो जाता है, जो बहुत ही डेंजरस हो सकता है। कभी कभी उग्र संक्रमण यानी तेज इन्फेक्शन होने पर यह फेफड़ों के अंदर निमोनिया, बहुत तेज गति वाला निमोनिया पैदा कर देता है, तो वो जानलेवा हो सकता है। इसके पश्चात इसके जो बेसिक सिम्टम्स हैं, शरीर के अंदर जो इसके लक्षण प्रकट होते हैं, वो लक्षण बुखार, खून की कमी, मांसपेशियों में खिंचाव, मांसपेशियों में दर्द, आंत का अवरोधन। ये आहार नाल के अंदर जब निवास करता है तो वहाँ प्रजनन भी करता है और प्रजनन करके वहाँ इनकी संख्या इतनी अधिक बढ़ जाती है कि ये आहार नाल को ब्लॉक कर देता है और ऐसे केस के अंदर पेट में बहुत तेज दर्द होता है और इसका इलाज केवल सर्जरी है। सर्जरी के अंदर उसको बाहर निकाला जाता है।
तो ये ऐसे रोग प्रकट करता है। इसके अलावा इयोसिनोफिलिया रोग भी प्रकट करता है। तो ये इसका मुख्य सामान्य लक्षण है। जब यह ब्रेन में मेरुरज्जु में इन अंगों को प्रभावित करता है तो उस समय जो लक्षण प्रकट होते हैं उन लक्षणों के अंदर दौरे पड़ना, शरीर का अकड़ जाना, बेहोशी हो जाना और लंबे समय तक व्यक्ति का कोमा के अंदर चले जाना, ये लक्षण प्रकट होते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, लेकिन इससे बचाव का तरीका केवल साफ सफाई का ध्यान रखना है, खाने पीने की वस्तुओं को ढककर रखना है, खुले में शौच नहीं होना चाहिए, हाथ हमेशा अच्छे साबुन से धोने चाहिए। ये इन चीज़ों का ध्यान रखकर हम आसानी से इससे बच सकते हैं। फिर करते हैं अगली बीमारी, एंटेरोबिएसिस। एंटेरोबिएसिस ये अपना अगला रोग है। इस रोग तो सबसे पहले बात करते हैं इसका रोग कारक। इस रोग का जो रोग कारक होता है वह होता है एंटेरोबिएसिस वर्मिकुलेरिस। एंटेरोबिएसिस वर्मिकुलोरिस। एंटेरोबिएसिस वर्मिकुलोरिस, जिसमें एंटेरोबिएसिस इसका वंश है और वर्मिकुलोरिस इसकी जाति है। तो ये वो कृमि है जो रोग उत्पन्न करता है। इस कृमि को साधारण तौर पर पिन कृमि या सीड कृमि भी कहते हैं। पिन कृमि इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका आकार पिन के समान होता है, और सीड कृमि इसलिए कहते हैं क्योंकि यह रोग मूल रूप से गुदा द्वार के चारों ओर ये कृमि। सीड कृमि इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कृमि गुदा द्वार के चारों ओर अपना संक्रमण पैदा करता है, इसलिए इसे सीड कृमि कहते हैं। यह रोग मुख्यतः बच्चों में होता है। इस रोग का जो प्रभावित अंग होता है वो मलाशय व गुदा होता है। अब बात करते हैं इसके लक्षणों की। इसके जो मुख्य लक्षण हैं उन लक्षणों के अंदर गुदा के चारों ओर खुजली और जलन ये होती है। साथ में बच्चों में भूख कम लगती है, उन्हें नींद नहीं आती, और सोते वक्त बच्चे दांत किटकिटाते हैं। दांत का मतलब दांतों को एक दूसरे के ऊपर रगड़ना, इस टाइप से बच्चों के अंदर समस्या होती है। ये मुख्य लक्षण है। इसके अलावा बच्चे बिस्तर भी गीला कर देते हैं, मतलब बिस्तर में ही यूरिन निष्कासन कर देता है। ये मुख्य इसके लक्षण है। महिलाओं में यह कृमि योनि में प्रवेश करके वेजिनिटिस या योनि शोथ रोग उत्पन्न करता है, जो अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी। तो ये थे इस रोग के सामान्य लक्षण। अब बात करते हैं अगला रोग। अगला रोग है गिनी कृमि रोग, जिसे सामान्य भाषा में नारो रोग भी कहते हैं। गिनी कृमि तो सामान्य भाषा में इसे नारू रोग भी कहा जाता है। अच्छी बात यह है इस रोग का उन्मूलन हो चुका है, यह रोग पूर्णतया विलुप्त हो चुका है भारत से। ठीक है, अब शुरू देखते हैं इसके बारे में। तो पहले बात करते हैं इसके रोग कारण।
इसका जो रोग कारक है वो है ड्रैकनकुलस। इसका जो रोग कारक है वो है ड्रैकनकुलस। ड्रैकनकुलस का संचरण जो होता है वो दूषित जल के संपर्क में आने पर होता है। दूषित जल, दूषित भोजन, इनके संपर्क में आने पर यह रोग संचरित होता है। प्रभावित अंग की बात करें तो यह जो कृमि होता है यह हाथ, पैर, कंधे, इनकी त्वचा के नीचे परत में पाया जाता है। इन अंगों को साथ में करता है, ये प्रभावित होता है। जैसे ही इस कृमि का संक्रमण होता है तो संक्रमण होने के पश्चात शरीर के अंदर मादा अपने अंडों को बाहर निकालने के लिए घाव बनाती है त्वचा की सतह के ऊपर। तो जब भी ये स्थिति उत्पन्न होती है तब हाथ या पैर की त्वचा पर खुजली या जलन प्रारंभ होती है और खुजली और जलन के पश्चात वहाँ छाला या घाव हो जाएगा। तो उस छाले या घाव की सतह को तोड़कर मादा अपने शरीर के अंतिम भाग को बाहर निकालना प्रारंभ करती है और इस समय बहुत तेज दर्द और बहुत तेज जलन महसूस होती है। और इसी समय मादा अपने लार्वा, अपने अंडे क्या करती है, सतह से मुक्त कर देती है, जो घाव के आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। अब अगर इनको रुई से या साधारण तरीके से साफ करके और उस संक्रमित रुई या कपड़े को खुले में फेंक दिया जाता है तो उसके अंदर क्या है, इसके अंडे और इसके लार्वा हैं। तो ऐसे केस के अंदर ये वापस वातावरण मुक्त हो गए और ये फिर किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। इसीलिए अतः जितने भी ये अपशिष्ट हानिकारक वेस्ट होते हैं इनको उचित प्रबंधन करना आवश्यक होता है। अब कुछ ही दिनों के अंदर जो घाव बना था वो ठीक हो जाता है। इसके उपचार के लिए सर्जरी द्वारा ही इसको बाहर निकाला जा सकता है। गांवों के अंदर इसके ट्रीटमेंट के लिए करते हैं। जैसे कृमि बाहर निकलता है तो लकड़ी का एक टुकड़ा उसके पास में लगाकर उसको इस प्रकार से लपेटते हैं। इस प्रकार से लपेट कर उसको खींचकर बाहर निकाला जाता है। इस समय बहुत सावधानी रखी जाती है कि अगर ये टूट जाता है तो ये वापस नई जगह घाव बनाएगा और वहां से बाहर निकलना प्रारंभ होता है। तो ये बहुत ही तकलीफदेह स्थिति होती थी, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका रोग का उन्मूलन हो चुका है। तो ये था अपना गिनी कृमि रोग, नारू रोग। अब शुरू करते हैं एलमंथी जनित रोग का अंतिम रोग, वह है टीनियसिस। टीनियसिस जैसे नाम से मालूम है कि यह रोग मूल रूप से टीनिया सोडियम के द्वारा उत्पन्न होता है। टीनिया सोडियम आपने 11वीं क्लास में लैब में देखा था, फीता कर्मी। तो फीता कर्मी टीनिया सोडियम द्वारा यह रोग उत्पन्न होता है। इस रोग के अंदर ये भी एस्केरिस जैसा ही है। इसका संचरण भी दूषित जल, दूषित भोजन, बिना धोए हुए फल सब्जियों के प्रयोग से होता है। बिना अच्छी तरह पकाए हुए मांस का प्रयोग करने पर भी इस रोग का संचरण होता है। तो यह शरीर में जब प्रवेश करता है उसके बाद आहार नाल को प्रभावित करता है, जैसे एस्केरिस करता था।
तो ये भी एस्केरिस के समान आहार नाल में निवास करता है। और अपने इसमें आसंजक अंग के रूप में हुक पाए जाते हैं। उन हुक के द्वारा आहार नाल में अटक जाता है और पचित भोजन का अवशोषण करता रहता है। उदर में इसके प्रभाव से आमाशय, पेट, पाचन तंत्र प्रभावित होता है। पेट में तेज दर्द होता है, जिसमें कभी कभी दर्द के कारण उल्टी भी होने लग जाती है। खून की कमी इसमें सबसे बड़ा लक्षण दिखाई देता है। और इसके संक्रमण के बाद में व्यक्ति को भूख अधिक लगती है, क्योंकि भोजन शरीर में नहीं जा रहा है, भोजन जा रहा है इसके शरीर में, पिनिया सुलन के शरीर में, तो भूख ज़्यादा महसूस होती है। और ऐसी स्थिति में ज़्यादा खाने पर पाचन संबंधित विकृतियाँ, बदहजमी, ये समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। और इसके कारण इओसिनोफिलिया जैसा एस्केरिस में होता वैसे लक्षण भी प्रकट होते हैं। इसके अलावा यह तंत्रिकीय संबंधित विकृति भी उत्पन्न करता है, यानी तंत्रिका तंत्र को भी प्रभावित करता है। तो ये था अपना टीनियासिस। टीनियासिस पाचन तंत्र को प्रभावित करता है और इसके प्रभाव से तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है। तो ये थे अपने हेलमिंथी जनित रोग। आपको इन रोगों के अंदर रोग का नाम, रोग कारक का नाम, ये और इसके लक्षण क्या होते हैं, ये आपको अच्छी तरह याद करना है। इसमें इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये थे अपने संक्रामक रोग। यहाँ संक्रामक रोग पूरे होते हैं। तो संक्रामक रोगों में अपने 4 प्रकार के रोग देखे थे। पहला देखा था बैक्टीरिया जनित रोग, दूसरा वायरस जनित रोग, तीसरा प्रोटोजोआ जनित रोग देखा था, और चौथा देखा था हमने हेलमिंथी जनित रोग। ये 4 प्रकार के संक्रामक रोग। तो अब अपना टॉपिक रहेगा असंक्रामक रोग, वो शुरू करेंगे अपन अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में।